अच्छा जी, ये मैंने कुछ आपके साथ ना ईद की छुट्टियों से पहले न्यूमेरिकल शेयर किए थे, जो मैंने कहा था फिर हम देखेंगे बाद में क्या करना। तो हम जरा इसको अब अटेम्प्ट करके देखते हैं कि कितना हमें समझ आएगी कितना नहीं आएगी। ये कैश और अप्रूवल बेसिस का एक न्यूमेरिकल था, ये आपके साथ मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। इसका वीडियो भी मैंने ये पढ़ा है यूट्यूब पे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। तो यहाँ से हम थोड़ा स्टार्ट करने लगे हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं ना, उन तकरीबन उन सभी की रिवीजन हो जाएगी, ये जो चार पांच न्यूमेरिकल्स हैं इसके अंदर। So Miss M, a German national, was employed as technical manager of Pfizer Chemicals Limited, a resident company, on 1st October 2019 for a term of 3 years, for monthly salary of रुपीज 5 लाख है। एक्चुअली ये 500,000 है, ये एक जीरो यहाँ पे मिसिंग हुआ। Under the terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations during the tax year 2022. She conducted three workshop sessions, the details of which are as follows. तो सवाल की इंफॉर्मेशन ये बता रही है आपको कि ये कौन है जी, जर्मन नेशनल है, ठीक है। और ये जॉब कहाँ पे कर रहा है, कर रही है ये पाकिस्तान में फायदा केमिकल में जॉब कर रही है, जो कि एक रेजिडेंट है। और ये 1 अक्टूबर 2019 से इसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख रुपए इसकी मंथली तनख्वाह है। और इसको अलाउड है कि ये अपना किसी और जगह पे जाके लेक्चर्स भी दे सकते हैं। पहली चीज तो ये जो पहला पैराग्राफ है, इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे पता क्या चल रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पर्सन की टैक्सेशन का फैसला करते हुए। सो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाने लगा। तो ये जियोग्राफिकल स्टेटस, सॉरी रेजिडेंशियल स्टेटस रिसेंटली चेंज, इसमें हमने एक केस पढ़ा था, कौन से वाला, इसमें हमने एक केस पढ़ा था, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का सिनेरियो देखें सर क्या था। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के केस में हमने पढ़ा ये था, जूम इन कर लेते हैं, कि फॉरेन सोर्स इनकम विल बी एग्जाम्प्ट। किसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी, जो भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा। और कंडीशंस क्या है कि रेजिडेंट सोलली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 3 years और लेस। तो ये जो पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है, इससे ये तो समझ आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, क्योंकि ये जर्मन नेशनल है और एम्प्लॉयमेंट की वजह से पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2019 से। तो मैं ज़रा अगर इसकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बनाऊं, ये जो मिस एम है, इसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 से। तो ये ख़त्म कब होगा, 30 सितंबर 2020 पहला साल, 2021, 2022, 30 सितंबर 2022 को 3 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा टैक्स ईयर है, जो रेलेवेंट टैक्स ईयर, अगर सवाल में कोई और टैक्स ईयर ना बताया हुआ तो हमने इसको क्या ज्यूम करना है कि हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, जो स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 जुलाई 2021 से, और ख़त्म कब हो रहा है, 30 जून 2022 को। ये मेरा टैक्स ईयर है, इस टाइम ब्रैकेट की मैंने इनकम उठानी है सारी की सारी, ठीक हो गया। सो अब इसकी जो सैलरी है, सबसे पहली इनकम बताई हुई है इन्होंने सैलरी, जो कि कितनी है, 5 लाख रुपए पर मंथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, 12 के साथ, क्योंकि 12 महीने की तनख्वाह मुझे लेनी है। जी, 2023 वाला क्या, सॉरी दोबारा पूछ, आखिरी वाला। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये इसका मिस एम का जो आखिरी साल बन रहा है वो स्पेशल टैक्स ईयर बन रहा है, आप ये कह रहे हैं।
ये इसके 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब आप बेसिकली इनका पॉइंट ये है कि ये इसका आखिरी साल तो ये बन रहा है, ये वाला, यही आप कह रहे हैं ना। तो ये जो साल बन रहा है ये स्पेशल टैक्स ईयर का, ठीक है। और ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है? 2023, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सवाल ने आपको इस पर्सन के बारे में तो बताया हुआ नहीं है कि इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा, अगर सवाल ने नहीं बताया हुआ कुछ भी, सवाल ने तो ये बताया हुआ ना कि वो कब से कब तक मुलाजमत कर रहा है, इसका टैक्स ईयर से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो उसका एम्प्लॉयमेंट का टर्म बताया हुआ है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख से शुरू होता है, इस तारीख को खत्म हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टैक्स ईयर बता रहा है। टैक्स ईयर के बारे में ये आपने याद रखना है कि जो टैक्स ईयर होगा वो हमेशा डिफॉल्ट पीरियड कौन सा है, ये आपकी इस अटेम्प्ट के लिए। अगर सवाल ने कहीं पे टैक्स ईयर नहीं बताया कि टैक्स ईयर क्या होता है कि आपने किसी भी पर्सन की जो इनकम है उसकी इनकम में से कोई एक टाइम स्लॉट उठाना है, एक टैक्स ईयर उठाना और उसके ऊपर उसकी इनकम कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे इसकी इनकम की आपको डिटेल बताएगी, अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, सितंबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि टैक्स ईयर के बारे में कोई नहीं बताया हुआ कि मिस एम का टैक्स ईयर कौन सा है, तो फिर मैं कौन सा टैक्स ईयर दूंगा? ये जो डिफॉल्ट है ये वाला 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। अब इसकी कुछ इनकम ऐसी होगी जो कि 1 जुलाई 2022 से लेकर कब तक होगी? 30 सितंबर 2022 तक, ऐसे ही है ना। कुछ इनकम रह जाएगी इसमें, जब आप इसको चॉप ऑफ करेंगे, काटेंगे, इस टाइम पीरियड को निकालेंगे तो ये पीरियड तो बाहर रह जाएगा। ये पीरियड में टैक्स ईयर 2023 में है, ठीक है। ये उसके टैक्स ईयर 2023 में फिर इस इनकम को शामिल किया जाएगा और फिर उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? ओके, सो ये बना, कितना बनाया था जी आपने? 60 लाख, 6 मिलियन। ये इसकी सैलरी इनकम मैंने कैलकुलेट कर दी क्योंकि वो और कोई डिटेल्स बताएगी नहीं सैलरी से मुतालिक। और क्या बताया जी सवाल के अंदर कि इसने कुछ वर्कशॉप सेशंस किए हैं, वर्कशॉप सेशन इन लाहौर। A fee of 15,000 was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi. तो 15,000 की इसकी ये वर्कशॉप सेशंस की फीस है। तो ये जो वर्कशॉप सेशंस की फीस है, पहले मुझे इसको देखना पड़ेगा कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज इसमें किस साइड ऑफ इनकम में फॉल करती है, क्योंकि सैलरी तो ये नहीं है। क्यों सैलरी इनकम नहीं है? उसकी वजह ये है कि सैलरी इनकम के लिए एक शर्त है, वो क्या कि एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप से वो पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे वो पैसे किस रिलेशनशिप से आ रहे हैं? वर्कशॉप सेशन लाहौर और इवेंट मैनेजर से वो पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सैलरी का इनकम ये नहीं है, इस साइड ऑफ इनकम में नहीं आएगा। अब मुझे फैसला ये करना है कि क्या ये आमदनी मैं प्रॉपर्टी में लिखूं, बिजनेस में लिखूं, कैपिटल गेन में लिखूं, अदर सोर्स में लिखूं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में और कैपिटल गेन्स में तो ये नहीं आता। ये या तो बिजनेस में आएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब यहाँ पे बिजनेस इनकम में आप वो इनकम लेकर जाते हैं कि जो रूटीन का काम हो उसका। तो रूटीन का इसका काम ये नहीं है कि ये इवेंट मैनेजमेंट करता है या ये वर्कशॉप करता है, तो इसलिए ये बिजनेस इनकम इसको नहीं बोलेंगे। ये हम बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके डिटेल में देखेंगे भी कि किस वक्त मैंने आमदनी को बिजनेस इनकम में जाना है, किस वक्त अदर सोर्सेज। तो इसको मैं किस हेड ऑफ इनकम में लिखूंगा? अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में कितने पैसे आ जाएंगे कि जो लाहौर की वर्कशॉप है, लाहौर वर्कशॉप, ये कितने हैं? 15,000 रुपये। चलो, एक वर्कशॉप के पैसे मैंने ये लिख लिए। और दूसरी वर्कशॉप का है वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिश, अ फी ऑफ 25,000 US डॉलर वाज रिसीव्ड इन जर्मनी इन हर म्यूनिश बैंक। ना ये अब सेशन इसने किया है कहाँ पे? पाकिस्तान से बाहर। तो ये इसकी जो इनकम है ये कौन सी इनकम है? फॉरेन सोर्स इनकम। और फॉरेन सोर्स इनकम के केस में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर कोई पर्सन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो जाए तो क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिशिंग, सॉरी, फॉरेन सोर्स इनकम विल बी एग्जाम्प्ट। तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो अब ये वाली जो इनकम है, ये जो वर्कशॉप सेशन था, ये पाकिस्तान के बाहर हुआ। और क्या ये पैसे पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं? म्यूनिश के बैंक अकाउंट में ही वो पैसे हैं, वहीं पे उसने वर्कशॉप सेशन किया पाकिस्तान से बाहर और वहीं पे वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी अगर वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। यस, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, फॉरेन सोर्स इनकम है। लेकिन अगर इनमें से कोई वायलेशन हो गई तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी।
तो वो वायलेशंस क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान या फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान। तो इनमें से कोई दो वायलेशंस नहीं हो रही, क्योंकि कोई ऐसी आमदनी नहीं है कि वो पाकिस्तान में उसने बिजनेस बनाया हो जिससे वो फॉरेन सोर्स इनकम आ रही हो, और दूसरा फॉरेन सोर्स इनकम वो पाकिस्तान भी नहीं लेकर आ रही। ठीक है, तो ये वायलेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फॉरेन सोर्स इनकम, ये जो इसकी म्यूनिश वाली वर्कशॉप है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है? एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो यहाँ पे जो दूसरी वर्कशॉप है, कौन सी वाली म्यूनिश की जो वर्कशॉप है, ये क्या होगी? एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इसको मैं इसकी इनकम में शामिल नहीं कर सकता। तीसरी वर्कशॉप कौन सी? वर्कशॉप इन दुबई, अ फी ऑफ 20,000 was remitted to her bank account in Karachi। अब इसने वर्कशॉप की है पाकिस्तान से बाहर, फॉरेन सोर्स इनकम है, लेकिन पैसे जो है वो कहाँ आ गए? कराची के बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि ये वायलेशन हो रही है। फॉरेन सोर्स इनकम है, यस। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, यस। और फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू पाकिस्तान। अब अगर फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू पाकिस्तान है, तो इसका मतलब वो जो एग्जाम्पशन है वो कायम नहीं रहेगी। और कितनी इनकम है? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये मैं इसकी सैलरी इनकम बनाते हुए शामिल करूंगा। सो जो दुबई की जो वर्कशॉप है 25,000 रुपये, इसको मैं बिल्कुल इनकम में शामिल करूंगा। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हम एक टोटल बता देंगे, कितना हो जाएगा? 25,000, 40, 20,000। हाँ, 20,000। ठीक है जी, कितना हो गया? 35,000। तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6,35,000। ये इसका मैंने क्या फिगर बनाया? टोटल इनकम माइनस करूंगा इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस, तो वो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये अब क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम तक ही हमने पहुंचना था। सॉरी, दोबारा पूछे। 75% वाला तब होगा ना जब आपने टैक्स अप्लाई करना है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट देखो क्या है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। तो ये न्यूमेरिकल सिर्फ इनकम कैलकुलेट करने तक है, आगे आपने टैक्स की कैलकुलेशन नहीं की। तो इसमें जो पॉइंट एक्सप्लेन करना था आपको, वो ये फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट था। तो ये आई थिंक इसको आप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें कोई सवाल अगर किसी का है तो भाई पूछ लेना साथ ही फॉरन, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, प्रैक्टिस एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। मिस्टर अकबर वाज एम्प्लॉयड ऑन 1 अगस्त 2021 एट एबीसी लिमिटेड in monthly salary of rupees 2,75,000, tax deducted by the employer at rupees 7,000 per month out of Mr. Akbar's salary. Mr. Akbar left the job as well as Pakistan on 30 April 2022 and joined a new job at UAE on monthly salary of फला 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 इतने अरब एमिरेट्स दिरहम, और कन्वर्जन रेट इसने बताया हुआ आपको। कंप्यूट मिस्टर अकबर्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके जी, मिस्टर अकबर, अब देखो दोबारा से इसकी जो जिंदगी का एक आपको स्लॉट उसने बताया था कि इसके साथ ये हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर। कोई टैक्स ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन है? नो। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने कहना है जी मैं जो भी इनकम उठाऊंगा ना, वो किस पीरियड की उठाऊंगा? 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 आपकी कमिंग अटेम्प्ट के लिए ये वाला टैक्स ईयर है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टाइम ब्रैकेट के अंदर इसकी जो जो इनकम आ रही है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, वो फिर हम जमा कर लेंगे। ठीक है, तो अब इनकम देखें इसकी कौन कौन सी। मिस्टर अकबर वाज एम्प्लॉयड ऑन 1 अगस्त 2021 एट एबीसी लिमिटेड एट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,75,000। 1 अगस्त 2021 ये मेरे टैक्स ईयर इसमें फॉल कर रहा है, कर रहे हैं? जुलाई के बाद ही आएगा अगस्त। तो अगस्त से इसकी तनख्वाह कितनी है? 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय जो भी नंबर ऑफ मंथ,
तो ये कब तक है पाकिस्तान में, देखो जरा कितनी अच्छी जॉब की इसने ABC लिमिटेड के पास। मिस्टर अकबर लेफ्ट द जॉब एज वेल एज पाकिस्तान on 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल 2022, अब ये डेट देखें, क्या मेरे टैक्स ईयर में आ रही है, इस टाइम पीरियड में फॉल कर रही है? यस। तो अप्रैल तक देखो टाइम कितना बनता है, अगस्त का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 मंथ्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब 9 मंथ्स की तनख्वाह इसको मिल रही है। ठीक हो गया? कैलकुलेट करें कितना बन रहा है। हाँ, 24,75,000। अच्छा जी। उसके बाद अगली चीज क्या बताई हुई है यहाँ पे, देखो जरा, एक तनख्वाह की डिटेल है, उसके बाद टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर 7,000 पर मंथ। जो 7,000 पर मंथ से एम्प्लॉयर उसकी तनख्वाह से टैक्स काट रहा है, पहली चीज आपने यहाँ पे ये याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ साइड पे लिखता जाऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर 2,75,000 उसकी तनख्वाह है और 7,000 रुपए उसको टैक्स काटा जाता है, तो एक्चुअली उसको पैसे मिल कितने रहे? 268,000। तो जो कंफ्यूजन पहला क्लैरिफाई आपने करना है कि जब मैं सैलरी इनकम बनाऊंगा तो क्या 268 लूंगा या 275, इसको क्लैरिफाई करेंगे आप। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने हमेशा कौन सी फिगर लेनी है, ग्रॉस, जब आप सैलरी इनकम बनाए। ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसकी कोई बेसिस है मेरे पास, इस किस बुनियाद पे मैं ऐसा कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिस ऑफ टैक्सेशन में हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि इनकम रिसीव्ड कब तस्वर की जाती है, अमाउंट बेनिफिट पर्पस ट्रीटेड एज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड। तो एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 268। और अप्लाइड ऑन बिहाफ और इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन और अंडर एनी लॉ, या अगर वो किसी कानून के तहत या उस पर्सन के कहने के मुताबिक आप कहीं पे इस्तेमाल कर लें, तो वो भी रिसीव तस्वर की जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 7,000 भी क्या तस्वर होगा कि रिसीव हुआ। तो इसलिए हमेशा आप जो इनकम लेंगे वो कौन सी लेंगे? सैलरी इनकम, ग्रॉस। हाँ, फिर होगा ये कि जिस वक्त आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन, नहीं, आपने 275 जो लिखा है ना, आप ये कह रहे हो कि मैं पहले 275 को इनकम बनाऊं और फिर 7,000 को भी इनकम बनाऊं? ऐसे नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि पहले 268 को भी इनकम बनाएंगे और 7,000 को भी इनकम तस्वर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मैं किस अमाउंट को लूंगा? ग्रॉस अमाउंट को। ये दोनों मिलाएं तो यही बनता है ना। ठीक है। 2,75,000 मैंने यहाँ पे सैलरी के एड ऑफ इनकम में लिखा है, और जो अब 7,000 इससे कट डिडक्ट किए जा रहे थे उसको क्या करूंगा मैं? उसको करूंगा ये कि ये जब यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स की बारी आएगी ना, जब टैक्स कैलकुलेशन बनेगी, तो फिर वो 7,000 यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, टैक्स की लाइबिलिटी में से माइनस कर लेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकली क्या करना है आगे। Mr. Akbar left the job as well as Pakistan 30 April 2022 and joined a new job at UAE at monthly salary of 12,000 dirham from 1st June 2022। अब ये 1 जून 2022 से अगर इसे जॉब ज्वाइन की है तो क्या ये मेरे टैक्स ईयर में आती है कि नहीं? 30 जून तक है मेरा टैक्स ईयर, ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो 1 जून को इसने जॉब ज्वाइन की, एक महीना अगेन इस टैक्स ईयर में आ रहा है, और वो कितनी तनख्वाह पे है? 12,000 दिरहम, रुपीज नहीं है, 12,000 दिरहम है। और कन्वर्जन रेट हमें बताया हुआ 27 रुपए का। हमने रुपीज में कैलकुलेशन बनानी है, तो इसका कितना बनेगा? 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, ऐसे। हाँ, 1 मंथ। ठीक है, तो 27,000 को 12,000 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम कितनी बनेगी उसकी, जो सैलरी इनकम है वो। जी, हाँ, वो आपने कैच कर लिया ना पॉइंट, लेकिन बाकी ने शायद नहीं किया होगा या ऑनलाइन में नहीं किया होगा, तो इसलिए वो पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि 12,000
मल्टीप्लाइड बाय 27, ये इसकी सैलरी है, लेकिन उसको इनकम में शामिल करना है या नहीं करना, किस बुनियाद पे कह रहे हो नहीं करना? वो बाय, तो ये कौन सी प्रोविजन को बता रहे हैं? ये जरा देखें, जरा कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ ये बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस रिसेंटली चेंज, इसमें हमने कौन सा वाला प्रोविजन पढ़ा था? ये जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान, ठीक है, शाबाश, आपने सही जल्दी जो कैच कर ले पॉइंट, तो एक अच्छी बात है। दैट्स एन दैट्स अ गुड थिंग, आपके अटेंटिव होने की निशानी। So citizen of Pakistan leaves Pakistan. If a citizen of Pakistan leaves Pakistan in a tax year and remains abroad during that tax year, then salary earned outside Pakistan shall be exempt. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे बता रहे हैं कि ये कैलकुलेट करो कितना बनता है, 12,000 को मल्टीप्लाई करो 3,24,000। ये 3,24,000 ऐसी आमदनी है जो इस सैलरीज ने कमाई और अर्नड अब्रॉड है। ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है ना ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से गया दुबई और फिर आया नहीं इस टैक्स ईयर के ख़त्म होने तक, तो इसका मतलब ये इनकम मेरी क्या होगी? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसको मैं अपनी टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करूँगा। तो अब चूंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा टैक्सेबल इनकम ही बना देता हूँ। टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 24,75,000। तो एक्चुअली अब मैं किस पॉइंट तक पहुँच गया हूँ? मैं अपनी कैलकुलेशन में ये टैक्सेबल इनकम तक पहुँच गया, ठीक है। तो अब मैंने अगला काम क्या करना है? रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है। 24,75,000 का रेट अप्लाई करने के लिए मुझे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या मैं सैलरीड पर्सन हूँ या नॉन सैलरी। तो मैं टैक्सेबल इनकम का 75% बनाऊंगा। तो यहाँ पे तो क्योंकि इनकम ही सैलरी से ही आ रही है, तो इसलिए हमें शायद ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको सैलरीड पर्सन ही कहेंगे और इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे टैक्स इम्पोज। पहली जो टैक्स की फिगर है उसका क्या नाम है? टैक्स इम्पोज। और 24,75,000 पे कौन सा स्लैब लगेगा? मुझे आ रहा है कुछ फोर्थ स्लैब, फोर्थ है ना? क्यों भाई? 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। तो यहाँ पे अब टैक्स कैलकुलेशन आपकी बनी 90,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 15% 18 लाख से ये कितना ज्यादा है? 6,75,000। ठीक है, शाबाश। इन दोनों फिगर्स को जमा कर लो। 1,90,000 चले यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो 6,75,000 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15% से, ये आ गया 1,01,250। इसमें जमा कर देते हैं 90,000, तो ये कितना हो गया? 1,91,250। ये मैंने क्या फिगर कैलकुलेट किया है? टैक्स इम्पोज। सो टैक्स इम्पोज का फिगर मैंने बना लिया जी। ये मेरा टैक्स इम्पोज पहला फिगर। अब मेरे टैक्स क्रेडिट सवाल में नहीं है, तो टैक्स पेएबल भी कितना हो जाएगा? यही विदहोल्डिंग टैक्सेस माइनस करने। विदहोल्डिंग टैक्स कितना था? अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा विदहोल्डिंग टैक्स। वो कितना मुझे सवाल में बताया हुआ है 7,000 पर मंथ। और कितने महीने की तरफ आया? 9 मंथ्स की। तो ये कितना हो गया? 63,000 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको माइनस कर देंगे और बाकी कितना बचा? 12, 1,28,250। जी ना, कोई सवाल है इसमें? कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी को? ऑल इज वेल। चले नेक्स्ट एग्जांपल को देखें।
मिस्टर मतीन। मिस्टर मतीन अपॉइंटेड एज, अच्छा यहाँ पे एक चीज जो थोड़ा सा मैं शायद मैंने पहले डिस्कस किया या नहीं, आई थिंक मैंने किया हुआ कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में हम जब कैलकुलेशन बनानी होती है हमने, तो टोटल इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम को शामिल करना होता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम को शामिल नहीं करना होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से फिर उसका बनेगा कि आप जो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसमें जो एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं उसको अलहदा एक कॉलम में लिख लेंगे, अलहदा एक कॉलम में एग्जाम्प्ट इनकम्स लिख लेंगे, और जो नॉट एग्जाम्प्ट होंगी उसको अलहदा लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट करूँ कि यहाँ पे अभी ये पिछला सवाल हमने अटेम्प्ट किया है, इसमें जो सैलरी टैक्सेबल थी वो कितनी थी? 24,75,000, ऐसे ही है ना? 24,75,000 थी ना, ये लिखी, और 3,24,000 थी जो एग्जाम्प्ट थी, तो एग्जाम्प्ट में कितनी लिखूंगा? 3,24,000, और ये 24 जब मैं बनाऊंगा ना टोटल इनकम, तो 24,75,000 और 3,24,000, इन दोनों को जमा करके मैंने यहाँ पे टोटल का फिगर कैलकुलेट करता है। किसको? नहीं, एक महीने थी, जून में अपॉइंट हुआ है ना, 1 जून से, तो जून में अगर अपॉइंट हुआ इसका मतलब 30 जून को खत्म हो गया आपका टैक्स ईयर, बात खत्म। ठीक है, 27 लाख। तो ये जब आपने एग्जामिनर पूछा स्पेसिफिकली टोटल इनकम बताया, टैक्सेबल इनकम बताया, तो टोटल इनकम ये है, और टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, इसमें से माइनस करोगे आप डिडक्टेबल अलाउंसेस जो कि सवाल में 0 है, तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 24,75,000। ठीक है, 24,75,000 से फिर आगे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, और सारा वो जो आपने वर्किंग बनानी है वो इस यहाँ से आगे बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा मिस्टर मतीन, ये जरा सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ना काफी सारी चीजें आ गई, तो अब बेहतर ये होता है कि जब आपके पास इस तरह का सिचुएशन हो, तो एक वर्किंग अलहदा से बना लें सैलरी के हेड ऑफ इनकम। तो मैं वर्किंग अलहदा से बना रहा हूँ, सो आई मेक वर्किंग 1, जिसका मैं नाम लिखूंगा सैलरी, और सैलरी की वर्किंग बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने चाहिए। 1 इज ग्रॉस, सेकंड इज एग्जेम्प्ट, एंड थर्ड इज टैक्सेबल। ये जरा वर्किंग का फॉर्मेट थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को आसान कर दे। अब एक एक करके यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाते जाते हैं। मिस्टर वतीन अपॉइंटेड एज मैनेजर विद आरएसएल ऑन 1 जुलाई 2021। His salary and benefit were as follows। तो ये अब ये सैलरी बेनिफिट्स इसके बताए हुए हैं, और सवाल आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। तो टैक्सेबल इनकम मांग रहा है आपसे, टोटल इनकम नहीं मांग रहा, तो इसका मतलब ये कि एग्जाम जितनी भी होंगी उसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। कब से अपॉइंट हो रहा है जी? 1 जुलाई 2021, और टैक्स ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो मैंने अब किस टाइम ब्रैकेट का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022, ये मेरा टाइम ब्रैकेट है, इसमें जो भी इनकम आ रही होगी मैं उसको जमा कर लूँगा। बेसिक सैलरी है 2,45,000 पर मंथ, एंड यूटिलिटीज अलाउंस 21,000 पर मंथ। अच्छा, इसमें मैं देख लूँ इसमें कहीं रेजिग्नेशन तो नहीं आ गई? नहीं, रेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है। 2,45,000, तो यहाँ पे पहला आइटम क्या आ गया जी, बेसिक सैलरी, और ये कितनी होगी 2,45,000 पर मंथ, कितना बच जाता है ये, कैलकुलेट अब आपने करते जाना साथ साथ। 10,00,000, 29,00,000, 40,000। कैलकुलेशन 2 बंदे कर लिया करें ताकि काउंटर चेक हो जाए। आपको इन्वॉल्व करने के लिए, आपको मुलविस करने के लिए कैलकुलेशन मैं नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेशन भी मैं ही करना शुरू कर दूंगा तो फिर तो आप बिल्कुल ही
इजी फील हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, बेसिक सैलरी अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस। अलाउंसेस के बारे में एक चीज याद रखें आप, अलाउंसेस का एक बस बेसिक रूल ऑफ थंब ध्यान में रखें कि अलाउंसेस जब भी आ रहे होंगे ना, पहली चीज आपको अलाउंस के बारे में क्लियर है कि इसका एक्चुअल एक्सपेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो एक फिक्स अमाउंट मिल रही है। तो अलाउंसेस जितने भी होंगे सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, सिवाय मेडिकल अलाउंस जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन है। ठीक है जी। दूसरा ये कि अलाउंस अगर मिल रहा है आपको ऑफिशियल एक्सपेंस मीट करने के लिए, ऑफिशियल एक्सपेंस मीट करने के लिए, तो फिर वो क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर यही अलाउंस आपको मिल रहा है मंथली सैलरी में, फिक्स अमाउंट, मंथली फिक्स्ड, तो फिर वो क्या है, टैक्सेबल। बेशक वो दफ्तर के खर्चे के लिए, लेकिन अगर जी पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, वो बेसिकली है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की प्रोविजन है ना, कि अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो अलाउंस तो स्पेसिफिकली लॉ ने एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चूंकि आमतौर पर सवाल आता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी टैक्सेशन आसान होती है, इसलिए एग्जामिनर ऐसा नहीं करता कि सरकारी मुलाजिम का आपको सवाल है। तो एक सरकारी मुलाजिम को बिजनेस वगैरह भी नहीं कर सकता, एग्जामिनर ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन न्यूमेरिकल में देनी होती है, तो इसलिए वो फिर ऐसा न्यूमेरिकल नहीं देगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता। अच्छा जी, ये आपने बस रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना है। ये जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए आपको मिलता है अलाउंस, इसमें दो अलाउंस ऐसे हैं जो टैक्सेबल रहते हैं, वो था कन्वेंस अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये भी क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे। बस ये कानून अलाउंसेस के बारे में याद रख लें, जो मर्जी एक्स वाई जी ए बी सी पी क्यू आर अलाउंस आपको सवाल में दिया हुआ है, उसके साथ यही सलूक करना है। सो यूटिलिटीज अलाउंस है, अलाउंसेस के बारे में सबसे पहला आपका जो इम्पल्स एक्शन होना चाहिए वो क्या, कि अलाउंस तो भाई क्या होते हैं, सारे टैक्सेबल होते हैं, लेकिन अगर वो मेडिकल अलाउंस होगा तो एग्जाम्प्ट होगा, या ऑफिशियल पर्पजेस के लिए होगा। अब यहाँ पे जो अलाउंस आपको सवाल में जिसका तस्करा हो रहा है वो कौन से वाला अलाउंस है, क्या नाम लिखा हुआ है इसका, यूटिलिटी अलाउंस। ठीक है, तो यूटिलिटी अलाउंस 21,000 रुपये पर मंथ, तो ये तो सीधा सीधा टैक्सेबल होगा। यूटिलिटीज अलाउंस 21,000 रुपये पर मंथ, कैलकुलेट करो कितना बनता है, 2,52,000। एग्जाम्प्ट कुछ नहीं है, 2,52,000 सारे का सारा टैक्सेबल। फर्निश्ड अकोमोडेशन नियर ऑफिस, अब उसको रिहाइश दे दी एम्प्लॉयर ने, अगर रिहाइश दे दी है तो फिर इसका मतलब उसका खर्चा बच गया, अगर खर्चा बच गया तो इसका मतलब ये परक्विजिट है, अगर परक्विजिट है तो फिर इसको क्या करना होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी, और ये हमने सीखा हुआ है कि अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि या तो आपको फेयर मार्केट रेंट बता दें, जो कि अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, उसको कंपेयर करना है 45% ऑफ एमटीएस ऑफ बेसिक सैलरी से। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई फेयर मार्केट रेंट की, तो फिर ज़ाहिर है क्या बच जाता है, 45% ऑफ एमटीएस ऑफ बेसिक सैलरी। तो मैं अकोमोडेशन को वैल्यू कर दूंगा, यहाँ पे अकोमोडेशन की वैल्यू बना दूंगा 45% ऑफ बेसिक सैलरी, वो कितना है, 2,940,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैंने बेसिक सैलरी कैलकुलेट की थी, क्योंकि अकोमोडेशन इसको उसी हफ्ते के लिए मिली भी होगी, तो वो यहाँ पे 13 लाख ये अकोमोडेशन की आपने वैल्यू बना ली। और क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस 2.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफ हिज डॉटर were made after procuring hospital bills showing national tax number of hospital. These bills were also attested and certified by RSL. पहली चीज तो ये बताओ कि क्या ये मेडिकल अलाउंस है,
नहीं, क्योंकि एक्चुअल खर्चे से इसका ताल्लुक, एक्चुअल खर्चा जो उसका हुआ था, रीइंबर्समेंट का मतलब ही ये है कि पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस पहले हुआ है और फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फॉरन मेडिकल अलाउंस वाली स्लाइड के ऊपर जाके ज़रा इसका ट्रीटमेंट देखना चाहिए कि वो क्या था। सो मेडिकल फैसिलिटी के केस में हमने क्या पढ़ा था जी, कि अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट मिल रही हो तो मैंने क्या करना है, ये टोटली एग्जेम्प्ट होगी, ऐसे ही है। लेकिन कंडीशन क्या पूरी करनी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर का एनटीएन होना चाहिए और अटेस्टेशन ऑफ एक्सपेंसेस बाय द एम्प्लॉयर। अब देखिए जरा इस सवाल के अंदर ये बताया हुआ इसने कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, नहीं बताया हुआ ना। तो अगर नहीं बताया हुआ तो आपने एग्जम्पशन लेना है जो कि आप एम्प्लॉय की फेवर का लेंगे। तो एग्जम्पशन फेवर में क्या बनेगा कि इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज्यूम क्या होगा कि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, इसने वो दोनों कंडीशंस पूरी की हुई है कि एनटीएन और अटेस्टेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, शोइंग नेशनल टैक्स नंबर ऑफ हॉस्पिटल, और ये मौजूद। अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो तो भी आपने एज्यूम करना है कि ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जब तक एग्जामिनर ये ना कह दे कि नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं की, तब तक आपने ये एज्यूम करना है कि वो प्रोवाइडेड है और अच्छे वाला एजम्पशन लेना है, गुमान अच्छा करना है। तो मेडिकल फैसिलिटी उसको मिल रही है, मेडिकल 2,50,000 रुपए की, लेकिन ये 2,50,000 चूंकि सारी वो कंडीशंस पूरी कर रहा है, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और नेशनल टैक्स नंबर वगैरह सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम। On 1st September 2021, RSL provided a company-maintained 13cc car which was partly used for private purposes. The cost of the car was 15 लाख। तो अगर गाड़ी प्रोवाइड की हुई है तो ये एक परक्विजिट है, कन्वेंस, और इसकी मुझे वैल्यूएशन करनी है। वो वैल्यूएशन का मुझे तरीकेकार बताया हुआ है टैक्स लॉ ने। वो तरीकेकार क्या बताया हुआ है, तो ये हम आ जाते हैं जी कन्वेंस व्हीकल के केस में। क्या करते थे हम करते ये थे कि हम देखते थे कि यूजेज क्या है, पर्सनल यूज ओनली या ऑफिशियल एंड पर्सनल, दोनों ऑफिशियल एंड पर्सनल। और व्हीकल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने व्हीकल खरीदा है, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल आपने लेना है। यहाँ पे 10 किस्म की और वैल्यू दी हुई हो व्हीकल की, फला वैल्यू उसकी 1300 सीसी है, इतने हॉर्स पावर है, इतनी सीटें हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, इररेलेवेंट। जस्ट लुक फॉर वन फिगर, और वो फिगर कौन सी होगी, कॉस्ट ऑफ कार वाज 15 लाख। तो 15 लाख रुपए को मैंने क्या कर देना है, 5%, ठीक है जी। इसमें एक एहतियात है, वो क्या ये पूरे साल के लिए मिला हुआ है आपको व्हीकल, क्योंकि ये 5% से आप वैल्यू बनाते हैं पूरे साल की। ये व्हीकल कब से मिला है, 1 सितंबर से। तो इसका मतलब जुलाई में नहीं था, अगस्त में नहीं था, सितंबर से ऑनवर्ड मिली है व्हीकल। तो इसका मतलब 2 महीने तो ये व्हीकल इसके पास नहीं थी। तो ये जो आपने सालाना वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके डिवाइड बाय 12 कर दो, ताकि 10 महीने की वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो ये कितना वैल्यू बनेगा, 62,500। चलिए ये भी 1 सेकंड में आपने सॉल्व कर लिया। आगे क्या है, मंथली सैलरी ऑफ ₹6,000 वॉज पेड टू मिस्टर मतीन्स हाउस कीपर। हाउस कीपर को भी तनख्वाह देता है एम्प्लॉयर। तो इसके केस में क्या करें, ये तनख्वाह हाउस कीपर को मिलेगी या मिस्टर मतीन को मिलेगी, मिस्टर मतीन को मिलेगी, नहीं हाउस कीपर को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, शाबाश, मिलेगी हाउस कीपर को, ठीक है जी। हाउस कीपर, गार्डनर, ये लोगों की सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर ने दी हुई है तो तनख्वाह इन्हीं लोगों को ही मिलती है। लेकिन उसका एक शेडो किसकी सैलरी में रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसको वो हाउस कीपर मिला हुआ है या ड्राइवर मिला हुआ है। तो सैलरी जितनी भी मिल रही है ना हाउस कीपर को, वो हाउस कीपर को ही मिल रही है 6,000 पर मंथ, ठीक है। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन किधर भी आएगा, इसकी सैलरी इनकम में भी आएगा, हाउस कीपर,
कितने पैसे हैं? 6,000 पर मंथ, 72,000। On 1st January 2022 he was provided an interest free loan of 15 लाख। इंटरेस्ट फ्री लोन है तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने आपको एक फायदा दिया है। क्या फायदा दिया है? कि आपको सूद के बगैर कर्जा दे दिया है। तो टैक्स लॉ क्या कहता है ऐसी सूरत में? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो ये वाली स्लाइड आपने रेफर करनी है और इसमें एक बेंचमार्क रेट होता है, वो कितना? 10%। टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर आपको फ्री में लोन दे देता है तो आपको 10% से सूद कैलकुलेट करके अभी सैलरी में रिफ्लेक्ट करना है। हाँ, वो फिर सवाल बताएगा ना। इंटरेस्ट फ्री लोन इस वजह से मिला है क्योंकि एम्प्लॉय ने अपना कोई मार्कअप छोड़ दिया था। ये जो इस ग्रे बॉक्स में चीज लिखी हुई है नहीं बताया हुआ, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो टैक्सेबल रहे, मतलब बेंचमार्क रेट वाला रूल अप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसे फेवर नहीं देनी। फिर इस तरह तो आप कहें कि उसकी सैलरी एक ऐसे टैक्स फ्री जोन में उसकी सैलरी है, मतलब पाकिस्तान के बाद इलाके ऐसे जहाँ पे तनख्वाह के ऊपर टैक्स नहीं है, तो ऐसा एजम्पशन भी नहीं ले लेना कि बिल्कुल सवाल में कुछ सॉल्व भी ना करना पड़े। ठीक है। सो अब इसमें मैं क्या करूँगा करूँगा ये कि जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन 15 लाख रुपए, इसके ऊपर 10% से एक मार्कअप कैलकुलेट करूँगा। ठीक है। और ये जो मार्कअप कैलकुलेट करना है, ये अगर आप देखें, मैं स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ, तो 10% कैलकुलेट होगा पर एनम। ठीक है, साल का। तो क्या इसको लोन पूरे साल के लिए मिला हुआ? ये मिला इसको 1 जनवरी से, तो इसका मतलब आधे साल तो लोन नहीं मिला हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, इसी बेनिफिट को 6/12। ठीक हो गया? कितना बना? 75,000। A commission of rupees 5 लाख was paid for introducing new client to RS। 5 लाख रुपए का कमीशन है जो कि एम्प्लॉयर ने इसको दिया है। कमीशन सैलरी की डेफिनेशन में आता है। सो ये आपने एक दफा देख लेना है सैलरी का डेफिनेशन, और इसमें ये हमने ये कमीशन का वर्ड नजर आ रहा है सबको लिखा कमीशन। तो कमीशन बिल्कुल सैलरी इनकम की डेफिनेशन में आता है। तो कमीशन को कितनी वैल्यू है कमीशन की सवाल में? 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे लिख लें आप। आखिरी आइटम क्या है जी? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये अब आपको पता है कि जब टैक्स कैलकुलेशन बनाओगे तो वहां पे विथहोल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे। ओके, सो अब आप करेंगे क्या? आप करेंगे ये कि यहाँ पे इसकी एक टैक्सेबल इनकम की टोटल बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, विथहोल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे। नहीं, विथहोल्डिंग टैक्स जो है ना वो डिडक्टेड वो हुआ है ना, वो ये इन फिगर्स के अंदर वो शामिल है। ठीक है, इसमें से मैंने विथहोल्डिंग टैक्स माइनस तो कहीं नहीं, ये ग्रॉस फिगर्स मैंने ले लिए जो उसको मिल रहे थे। अब जब उसको एम्प्लॉय को जो एक्चुअली पैसे मिल रहे हैं ना, जो वो घर लेकर जाता है, टेक होम जो होता है, वो इन पैसों को जमा करके उसमें से वो टैक्स माइनस करके लेके जाता है। लेकिन जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन बनाने लगूंगा तो मैं ग्रॉस फिगर्स ले लूंगा सिर्फ। ठीक है, तो अगर किसी की तनख्वाह 100 रुपए है और 10 रुपए टैक्स काट के उसको 90 रुपए दिए जाते हैं, तो ये जो हम जितनी भी ये फिगर्स यहाँ पे लिए हमने, ये कौन से वाली है? ये वाली। ठीक है, जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो फिर हम जब जो उसकी जगह है वहीं पे उसको माइनस करेंगे। नहीं 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 नहीं, टैक्स
ऑन सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, नहीं ये वो वाला सिचुएशन है। वो तो फिर एम्प्लॉयर अगर आपको सवाल में बताया हुआ होगा कि टैक्स ऑन सैलरी विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो फिर ऐसी सूरत में वो एक हमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी अलग से। ये तो भी एम्प्लॉय ने खुद ही अदा किए हैं जो भी टैक्स के पैसे उसकी तनख्वाह से काटे गए और एफपीआर के पास जमा कराए गए। अच्छा जी, सो अब आपने करना ये है कि इन फिगर्स को जमा करेंगे, यहाँ से आगे अब आपका होमवर्क है, इसके आगे आपने इसको घर पे सॉल्व करना है एंड देन यू विल शेयर योर आंसर विद मी। मैं बताऊंगा कि सही आपने जवाब बनाया कि गलत बनाया। ठीक है, सिर्फ मुझे आपने मैसेज कर देना है व्हाट्सएप में कि आपने जो टैक्स पेबल का फिगर है वो क्या कैलकुलेट किया। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये आपने ये इनकम यहाँ पे बनानी है, इसके ऊपर टैक्स के स्लैब अप्लाई करने हैं और उसमें से विथहोल्डिंग टैक्स माइनस करके ये एक्टिविटी आप करेंगे तो मुझे भेजेंगे, आई टेल यू। प्राइवेट मैसेज करना है, ग्रुप में नहीं करना वरना तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और जो कंफ्यूजन हो वो आप फिर ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इस पर अगर आपका कुछ सवाल है तो ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है जी, और इधर फिजिकल बैठे बच्चों में कोई सवाल है? नो क्वेश्चन? ऑनलाइन में भी कोई सवाल नहीं है? ठीक है जी, फिर सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।